देखो टैक्सेशन एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों को ये कैलकुलेट करना सीखना पड़ता है कि एक इंडिविजुअल आदमी, एक कंपनी या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या एक पार्टनरशिप बिजनेस कैसे अपना टैक्स कैलकुलेट करता है इंडिया में और कैसे उसको टैक्स देना पड़ता है, जमा करता है, कैसे कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करता है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले टैक्स का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो सबसे पहले हम क्या नोट्स में लिखा है, टाइप्स, टैक्स कितने टाइप का, इससे थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको थ्योरी में काम भी करेगा। एग्जाम में इससे 5 से 10 नंबर का थ्योरी भी आएगा। तो देखो टैक्स यहाँ पे बोला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो टाइप का टैक्स इंडिया में है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हम लोग अपने इनकम पे करते हैं। आप जितना कमाई करते हो, जितना सैलरी कमाते हो, जितना बिजनेस से नेट प्रॉफिट कमाते हो, या फिर जितना एक एसेट बेच के कोई कैपिटल गेन कमाते हो, या कोई लॉटरी वॉटरी से आप पैसा कमाते हो, ये सब आपका हो गया अदर इनकम। कहीं से इंटरेस्ट मिला, कहीं से डिविडेंड मिला, तो ये सारे इनकम को हम लोग जोड़ते हैं और उस पर हम लोग टैक्स देते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स इज एन इनकम विच वी पे ऑन आवर इनकम। इस पे रूल कौन सा एप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा टाइप का टैक्स इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आज की डेट में दो इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स हैं, एक का गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक का कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट लगता है अपने इनडायरेक्ट टैक्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, उसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। उसको कवर करता है कस्टम एक्ट 1962। और जीएसटी जब हम लोग इंडिया में कहीं पे भी गुड्स बेच रहे हैं, इंडिया में विद इन अ स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, तो जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक और इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी चल रहा है और वो आपका एक्साइज ड्यूटी, जो प्रोडक्शन के ऊपर लगता है, लेकिन अब वो सब प्रोडक्ट पे नहीं लगता। 3-4 प्रोडक्ट है जिनमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम और लिकर, यानी आप बोल सकते हो अल्कोहलिक आइटम। तो अल्कोहलिक आइटम और पेट्रोलियम, इन दो पे अभी भी इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगता है। और भी कुछ एक आइटम है, बाकी सब पे इंडिया में जीएसटी लगता है अगर आप कुछ भी बेचते हो या खरीदते हो। तो अगर आप ट्रेडर हो, कुछ भी कस्टमर को बेच रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो, कुछ भी होलसेलर या रिटेलर को बेच रहे हो, तो जीएसटी लगेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का बात करते हैं जो सबसे हर बार आपके लिए कॉमन वर्ड होगा टैक्सेशन में। सबसे पहला वर्ड इनकम। इनकम का मतलब कोई भी प्रॉफिट, कोई भी गेन, कोई भी कहीं से आप कंट्रीब्यूशन कमाते हो एज अ ट्रस्ट, सब आपका इनकम माना जाएगा। आप कोई सैलरी कमाते हो, वो भी आपका इनकम माना जाएगा। अलाउंसेस एंड परक्यूजिट, ये दो नया वर्ड है आप लोग के लिए। देखो हम कहीं पे जॉब करते हैं ना, जब तो हमको सैलरी तो मिलता ही है, सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, ये सब तो मिलता ही है, वो तो नॉर्मल हो गया। कभी कभी बॉस आपको घर का रेंट दे देता है कैश में, बोलता जाओ अपना रेंट दे दो। कभी कभी आप घूमने जाते हो, आपको पैसा मिल जाता है। कभी कभी क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। जो लोग लेबर क्लास लोग होते हैं उनको यूनिफॉर्म का पैसा ऑफिस से मिलता है। ये जो आपको कैश हाथ में मिले अदर देन सैलरी, जो आपको कैश हाथ में मिले अदर देन सैलरी, वो सब आपका इनकम टैक्स, वो आपका अलाउंसेस कहलाता है। जो भी आपको कैश हाथ में मिले अदर देन सैलरी फ्रॉम योर बॉस, वो आपका अलाउंसेस कहलाता है। और परक्यूजिट कौन क्या कहलाता है, जब भी आपको कुछ काइंड में मिलता है, काइंड में आपका बॉस आपको लैपटॉप दे दिया, आपका बॉस आपके बच्चे का स्कूल का फीस दे दिया, एक होता है आपके हाथ में कैश दे दिया फीस में, वो अलाउंसेस हो गया। लेकिन बॉस डायरेक्ट पेमेंट कर दिया स्कूल में फीस, वो परक्यूजिट हो गया। आपको घूमने का टिकट दे दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा देता तो वो ट्रैवल अलाउंस हो जाता, आपको पैसा नहीं दे के टिकट से दे दिया तो वो परक्यूजिट हो गया। आपको हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया अपने कॉस्ट पे, आपको पैसा नहीं दिया, पैसा देता तो मेडिकल अलाउंस कहलाता, वो आपका इलाज खुद करवा दिया, ये परक्यूजिट हो गया। आपको लैपटॉप दे दिया काम करने के लिए, आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया, यानी परक्यूजिट मतलब आपको इन काइंड कुछ मिला। तो सैलरी हो गया आपका, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब। और परक्यूजिट हो गया आपको ऑफिस से इन काइंड में कुछ मिला है। और अलाउंसेस हो गया आपको सैलरी के अलावा कुछ कैश मिला हाथ में, ये भी आपका इनकम कहलाएगा। आप घर भाड़ा पे लगा के रेंट कमाए, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपका इनकम क्या रहेगा। कैपिटल गेन बाय सेल ऑफ एसेट, अगर आप कोई एसेट बेचते हो, मान लो 10 लाख का मेरा मशीन था, फर्नीचर था या मशीन था, उसको हम 12 लाख में बेच दिए, 2 लाख प्रॉफिट कमाए, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। उस प्रॉफिट को कहलाता है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन बाय सेल ऑफ एसेट। और इसके अलावा अदर इनकम होता है, जैसे लॉटरी कहीं से कमाना, कहीं से गिफ्ट मिलना, ये सब मेरा अदर इनकम कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था, इनकम किस किस को बोलते हैं। क्लियर है ये? कोई डाउट हो तो आप लोग अपना अपना अनम्यूट करके बोल सकते हो। ऑलराइट, अब आता है दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। हम लोग नॉर्मली प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल बोलते हैं, बट इनकम टैक्स में पिछला साल का खाली मतलब प्रीवियस ईयर नहीं है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम प्रीवियस ईयर समझाते हैं सेक्शन 3, फिर हम समझाते हैं असेसमेंट ईयर सेक्शन 29। आपको सेक्शन नंबर याद नहीं करने। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस ईयर में हम कोई इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और जिस ईयर में उस इनकम का टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स जमा करते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। जिस ईयर में आपका इनकम को एसेस किया जाए, आपके इनकम को एनालाइज किया जाए और आपसे टैक्स लिया जाए, उस ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो ईयर इन विच टैक्स इज असेस्ड, दैट इज कैलकुलेटेड एंड पेड, दैट इज द ईयर इन विच टैक्स इज चार्ज्ड। आपसे जिस ईयर में टैक्स चार्ज किया जा रहा है, जिस ईयर में आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, उसी ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर किसको बोले? फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो। जैसे देखो हम एक एग्जांपल दिया है, इनकम अर्न इन 2018-19, सो 2018-19 इज द प्रीवियस ईयर एंड 19-20 विल बी असेसमेंट ईयर। अगेन नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 19-20 प्रीवियस ईयर बन जाएगा और 2021 असेसमेंट ईयर बन जाएगा। मतलब हर ईयर अपने आप में असेसमेंट ईयर भी है पिछले साल के लिए, और खुद के लिए प्रीवियस ईयर है। हर ईयर कमाओगे ना कुछ ना कुछ, तो जिस ईयर कमा रहे हो उस ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस ईयर टैक्स को एसेस करते हैं उस ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये क्लियर है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टैक्स में, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। हाँ सर, क्लियर है। चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्सन का डेफिनेशन के ऊपर, जो कि बहुत ये सब डायरेक्ट थ्योरी में पूछेगा बाबू, और ये फुल मार्क्स का थ्योरी होगा एकदम। बोलेगा पर्सन किसको बोलते हैं बताओ, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं बताओ, 2 मार्क्स में डायरेक्ट दे देगा आपको एकदम। तो देखो पर्सन किस किसको बोलते हैं। पहला बात तुम लोग ये जान लो लोग, ये पर्सन जान क्यों रहे हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 बोलता है पर्सन उसको बोलते हैं जिस आदमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेने का बात करेगा। तो देखो कौन कौन पर्सन है। इंडिविजुअल यानी हम और आप, हम अकेला कमा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला के या जॉब करके, कुछ भी करके हम अकेला आदमी कमा रहा है, मेरे को भी इनकम टैक्स की नज़र में पर्सन माना जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बिजनेस चलता है, आप लोग पढ़े थे, वो वाला बिजनेस को भी एक पर्सन माना गया इनकम टैक्स की नज़र में। कंपनी को भी एक पर्सन माना गया इनकम टैक्स की नज़र में। पार्टनरशिप फर्म को भी एक पर्सन माना गया इनकम टैक्स की नज़र में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कोई क्लब, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब को भी इनकम टैक्स की नज़र में पर्सन माना गया है। अगर ये लोग भी कमाई करेंगे तो इनसे भी टैक्स लेंगे। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपैलिटी, गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनको भी पर्सन माना गया है। इनसे टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे वो अलग बात है, बट इनकम टैक्स की नज़र में ये भी पर्सन है, इनसे टैक्स लिया जा सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन या जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का एक तरीके से समझो इंसान तो नहीं है जो, लेकिन इंसान की तरह माना गया है। जैसे भगवान, मंदिरों पे जो टैक्स लगता है, लगता नहीं है इंडिया में मंदिर पे टैक्स, बट अगर लगता तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब यहाँ पे गॉड हो गया एक तरीके से। और जुडिशियल पर्सन मतलब कोर्ट, जज, क्योंकि जज किसी का एम्प्लॉय नहीं है, जज किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहा, जज इंडिपेंडेंट है, तो इनको भी इनकम टैक्स की नज़र में पर्सन माना गया। तो एक इंडिविजुअल आदमी, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, इन सब को इनकम टैक्स की नज़र में पर्सन माना गया। अब एक बहुत अच्छा वर्ड आता है एसएससी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7।
एसएससी, जिस आदमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम लेता है, टैक्स लेता है, उस आदमी को एसएससी कहा जाता है। तो पर्सन इसलिए लिखा गया किस किस से टैक्स लिया जा सकता है। आप लोगों को पता ही होगा इंडिया में क्या सब आदमी इनकम टैक्स देते हैं क्या? सबको टैक्स देना पड़ता है क्या? बोलो। नहीं, एक लिमिट है ना कि एक आदमी जितना लिमिट से ऊपर कमाएगा तो टैक्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। वो लिमिट है 2,50,000। अभी 2,50,000 से नीचे जो आदमी कमाता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन वो पर्सन की डेफिनेशन में उसको अपना डिटेल बताना पड़ेगा। तो इसीलिए पर्सन का डेफिनेशन दिया गया कि गवर्नमेंट किस किस से पूछ सकता है। अब एसएससी मतलब वो आदमी जो टैक्स देगा। तो देखो क्या लिखा है एसएससी का डेफिनेशन में, पर्सन हु नीड टू पे टैक्स और हु इज टैक्स पेएबल और एनी मनी टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आदमी टैक्स के रूप में कुछ भी पे कर रहा है उसको एसएससी कहा गया। पर्सन ऑन हुम एनी प्रोसीडिंग टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम। आप इनकम टैक्स तो नहीं दिए, लेकिन गवर्नमेंट को डाउट हो रहा है कि आप पे इनकम टैक्स लग सकता था, आप अपना इनकम छुपा रहे हो, आप गलत इनकम जानबूझ के दिखा रहे हो ताकि आपको टैक्स नहीं देना पड़े। तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगा, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स लेगा, मतलब आपसे सवाल जवाब करेगा। तो उस आदमी को भी एसएससी कहा गया। मतलब जिस आदमी को गवर्नमेंट को डाउट है, गवर्नमेंट जिससे पूछताछ करेगा, उसको भी एसएससी कहा गया। एंड पर्सन एसेसेबल फॉर सम अदर पर्सन। आप अपने लिए इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, आप किसी और के बिहाफ में टैक्स जमा कर रहे हो। यानी आप किसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप किसी के अकाउंटेंट हो और आप उसके बिहाफ में सारा चीज मेंटेन करते हो। तो गवर्नमेंट उस आदमी को तो बुला के कुछ पूछ नहीं पाएगी, उसको तो कुछ पता नहीं है। मान लो एक अनपढ़ आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है, आप उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगा, तो आप उसके बिहाफ में एसएससी बनोगे। तो पर्सन एसेसेबल फॉर सम अदर पर्सन। एंड लास्ट पर्सन डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट, जिस पे गवर्नमेंट को डाउट है कि ये डिफॉल्ट किया है, वो बोल रहा नहीं मेरा कोई टैक्स नहीं बनता, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा नहीं तुम्हारा टैक्स बनता, तुमको जमा करना पड़ेगा, उसको भी गवर्नमेंट एसएससी माना। तो चार आदमियों को गवर्नमेंट एसएससी माना। पर्सन नीड टू पे, गवर्नमेंट को जिसको टैक्स देना ही है। जिस आदमी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रहा है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई आदमी जो किसी और के लिए टैक्स देने के लिए लाइबल हो रहा है। एंड पर्सन डीम टू बी इन डिफॉल्ट, कोई आदमी अगर डिफॉल्टर है इनकम टैक्स की नजर में, उसको भी एसएससी माना गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो एक एक करके धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में आपका चैप्टर बन जाएगा, हेड ऑफ इनकम। देखो 5 हेड ऑफ इनकम होता है। हम लोग जो भी कमाते हैं इनकम टैक्स उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सैलरीज, तो जो भी आदमी जॉब कर रहा है वो सैलरी कमा रहा है। कोई अगर घर भाड़ा पे लगा के रखा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई आदमी कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई आदमी कोई एसेट बेच के प्रॉफिट कमा रहा है तो कैपिटल गेन। और कोई आदमी इंटरेस्ट कमा रहा है, लॉटरी कमा रहा है, डिविडेंड कमा रहा है, केबीसी में जाके जीता, कोई टाइप का स्पेकुलेशन में जीता, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहा है। मतलब वो 4 हेड में कमाई नहीं आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। तो एक आदमी 5 तरीके से इंडिया में कमाई कर सकता है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके कमाई को 5 कैटेगरी में बांटा। वो जॉब करके कमा रहा है तो सैलरी बोलेंगे, वो भाड़ा कमा रहा है कोई घर भाड़े पे लगा के तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। वो अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, जैसे हम अभी आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हमें प्रोफेशन चला रहे हैं। कोई आदमी प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे ज्वेलरी प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो बिजनेस चला रहा है, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई आदमी अपना एसेट बेचा, लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, तो कैपिटल गेन कमा रहा है। और कोई आदमी अगर इन चारों हेड के अलावा भी कुछ कमा रहा है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलेंगे। मान लो हमको पेंशन मिला, तो एक पेंशन तो मेरा सैलरी नहीं, हम तो रिटायर हो चुका है, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे डाल लो। मान लो हम बिजनेस चला रहे हैं लेकिन साइड में इंटरेस्ट का कमाई हो गया, तो इंटरेस्ट तो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, उसको इनकम फ्रॉम अदर में डाल दो। मान लो हम सैलरीड एम्प्लॉई है और कहीं पे पैसा इंटरेस्ट पे भी लगा के रखा है, तो इंटरेस्ट मिला तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लो। तो एक आदमी 5 हेड से भी कमा सकता है। हम सेम टाइम में जॉब भी कर रहा है, साइड में एक बिजनेस भी चला रहा है, घर भी भाड़ा पे लगा के रखा है, एक एसेट बेच के भी प्रॉफिट कमाया, और कहीं से इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉटरी, कोई रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये सब से भी कमाई हो गया। तो एक आदमी 5 हेड से इनकम कमा सकता है। और ये 5 हेड आपका एक एक चैप्टर बनेगा आगे जाके, तो ये 5 हेड जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यस सर। अब देखो टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। आपके स्क्रीन पे कुछ शेयर है,
इंडिया में लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, बिलो 60 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स, अबव 80 ईयर्स। आप पहले मेरा ये बात समझिए, इंडिया में एक आदमी को 3 कैटेगरी में बांटा गया, बिलो 60 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स, अबव 80 ईयर्स। जो लोग बिलो 60 ईयर्स है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अप टू 2,50,000 उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जो भी इंडिया में बिलो 60 ईयर्स है उसको अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो उसका टैक्स रेट कितना है? नील। अब कोई आदमी 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है लेकिन 5 लाख तक कमा रहा है, कोई आदमी अगर 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है लेकिन 5 लाख तक कमा रहा है, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5%। कोई आदमी 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है लेकिन 10 लाख तक कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 20%। और कोई आदमी 10 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा 30%। वो आदमी कौन है? मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल है, बिजनेस का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमारा कंपनी बिजनेस का बात नहीं हो रहा है, कंपनी या पार्टनरशिप का बात नहीं हो रहा है, ये इंडिविजुअल बिजनेस का बात हो रहा है, या सैलरी से कमा रहा है, इंडिविजुअल बिजनेस से कमा रहा है। आपकी मेरे जैसे इंडिविजुअल आदमी है और बिजनेस चला रहा है कोई, या सैलरी कमा रहा है, तो उसके लिए नियम है, वो भी बिलो 60 ईयर्स। अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग आंसर करना। एक आदमी 2,70,000 रुपीज कमा रहा है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? आप लोग अपने आप को अनम्यूट रख सकते हो क्योंकि आप ही लोग हो क्लास में आजकल। कोई आदमी 2,70,000 कमा रहा है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? सर कुछ भी नहीं देगा वो। देगा बेटा, 2.5 लाख तक नील है ना, हम बोले 2,70,000 कमा रहे हैं। 250 तक कमाए, 2,50,000 तक कोई इंडिया में कमाए उसको टैक्स नहीं देना है। वो 2,70,000 कमा रहा है हम बोल रहे, तो बोलो कितना टैक्स देगा वो? सर 5%। हाँ, 5% ऑफ व्हाट? पूरा 270 की क्या? नहीं सर, वो जो एक्स्ट्रा है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यानी सर 20,000 पे 5% देगा वो। 2,70,000 कमा रहा है, 2,70,000, 2,50,000 इसमें से माइनस हो गया तो बच गया कितना? 20,000 और बच गया, उस 20,000 पे 5% देगा, है ना? यही बोलना चाहते हो? हाँ सर। चलो ठीक है। अब एक और इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक आदमी 5,50,000 कमा रहा है साल का, ईयरली, ये सारी ईयरली बात हो रही है। एक आदमी 5,50,000 कमा रहा है। सर वो 50,000 नहीं सर, वो 5,50,000। 5,50,000, 5,50,000। मेरा ईयरली इनकम, मान लो मेरा जॉब से सैलरी है, हम बस सैलरी से ही कमाते हैं, एक बार मान लो मेरा और कोई इनकम नहीं है, हम 5,50,000 ईयरली मेरे को सैलरी मिलता है। हम जहाँ जॉब करते हैं वो लोग हमको 5,50,000 दे रहे हैं। सर वो 20% देगा। कितना अमाउंट पे? सर 5,50,000 उस पे देगा। नहीं, सुनो मेरा बात, हम समझाते हैं। मान लो मेरा इनकम 5,50,000 है, मेरे को फर्स्ट 2,50,000 पे तो टैक्स ही नहीं देना है ना? मेरा 2,50,000 पे तो 0 टैक्स होगा। सर फिर से बोलिएगा। हम बोल रहे हैं हम 5,50,000 अर्न कर रहे हैं। हाँ। मेरा यहाँ पे रूल क्या लिखा है? 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है मेरे पे। हाँ। तो 2,50,000 तो गया। हाँ। अब बचा, आप देखो मेरे, हम कितना कमा रहे हैं? 5,50,000। हाँ। तो 2,50,000 से 5 लाख तक, यानी और जो 2.5 लाख है उस पर 5% टैक्स देगा हम। हाँ। और जो 50,000 बच गया उस पर 20% देगा, क्योंकि रूल क्या लिखा है? 2.5 लाख तक नील है, मतलब 2,50,000 तक तो हमको टैक्स देना ही नहीं है इंडिया में। ठीक है, हम 250 से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक अगर कमा रहे तो हमको 5% टैक्स देना है। ठीक है, और 5 लाख से भी ज्यादा कमा रहे, 10 लाख तक, तो 20% टैक्स देना है। हाँ। और 10 लाख से भी ज्यादा कमा रहे तो 30% टैक्स देना है। यही तो रूल लिखा। हाँ सर। रूल क्लियर है?
अब हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं मेरा वाला। अब सुनो, हम कितना कमा रहे हैं, कॉपी पे लिखना चालू करोगे, अगर कॉपी है साइड में तो, या कोई भी रफ पेज पे, हम 5,50,000 अर्न कर रहे हैं। हाँ तो पहला 2,50,000 पे तो हमको कोई टैक्स नहीं देना। नहीं। गवर्नमेंट बोला जाओ तुम्हारा 2.5 लाख हम पूरा माफ किए, 2.5 लाख में ऐश करो, 2.5 लाख का खर्चा तक तुम, 2.5 लाख का कमाई तक हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। हम बोला ठीक है। हम बोला हम तो लेकिन 5,50,000 कमाते हैं। तो गवर्नमेंट बोला 2,50,000 से 5 लाख तक तुम जो कमा रहे हो उस पर 5% टैक्स दे दो। मतलब कितना हुआ, 2,50,000 से 5 लाख मतलब 2,50,000। हाँ तो 250 पे 5% यानी 12,500 गवर्नमेंट में से टैक्स ले ले, है ना। हाँ अभी भी हम और कितना कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, 5 लाख से भी तो ऊपर कमा रहे हैं हम तो। हाँ हम तो 50,000 और एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। उस 50,000 पे गवर्नमेंट बोलेगा हमको 20% टैक्स दो। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बेटा स्लैब रेट। स्लैब मतलब ब्रेकअप में टैक्स लेंगे, तुमसे पूरा अमाउंट पे एक बार में ब्लॉक टैक्स नहीं ले लेंगे, वरना तो बहुत टैक्स हो जाएगा ना। हाँ सर, मैं सोचा था कि जो 5,50,000 आप बोले ना, तो डायरेक्ट शायद 20% ले नहीं नहीं लेगा नहीं नहीं नहीं, इसीलिए हमको सिखाना है ये चीज आप लोग। अब समझ में आया हम क्या बोलना चाहते थे। सर। चलो ठीक सर, है, हाँ बोलो। कुछ लगता है तो उसको ब्रेकअप कर लेता है। हाँ, हम जैसे ही गवर्नमेंट को बोलेगा ना कि मेरा इनकम 5,50,000 है, मान लो जैसे हम गवर्नमेंट को बोलते हैं मेरा इनकम 7 लाख है, हम साल का 7 लाख रुपया कमाते हैं। हाँ हम गवर्नमेंट को ये बात बताया, हाँ गवर्नमेंट मेरा टैक्स कैलकुलेट कैसे करेगा, बोलेगा 250 तक तो मिल जाओ। हाँ। अब 250 से 5 लाख तक 5% 5% यानी 2.5 लाख पे 5% 12,500 रुपया। हाँ अभी भी 5 लाख से ऊपर और कितना है, 2 लाख और ऊपर है, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट को बोला हम 7 लाख कमाते हैं। हाँ, तो और 2 लाख बच गए अभी भी। उसका 20% एग्जैक्टली उसका 20% यानी कितना होगा, 2 लाख का 20% 40,000 होगा, है ना। हेलो, हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा। हाँ 7 लाख कमा रहे हैं, 7 लाख कमा रहे हैं। अब हम नया एग्जांपल लिए हम, तो हम क्या हुआ 2,50,000 तक तो नील हो गया। 2,50,000 से 5 लाख तक यानी 2.5 लाख के ऊपर 5% और बाकी बच गया 2 लाख, उस पर 20%। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम गवर्नमेंट को बोलता हम 4,90,000 कमा रहे हैं, 4,90,000 मेरा ईयरली सैलरी है या जॉब से बिजनेस से कमाता हूं 4,90,000, तो मेरा फर्स्ट 2.5 लाख तक तो नील। अब 2.5 लाख से लेके 490 तक ही जा पाएंगे, 5 लाख तो है ही नहीं, 5 लाख से नीचे ही हम तो 2.5 लाख से 490 मतलब 2,40,000। 240 पे 5% टैक्स लेगा गवर्नमेंट में से। क्लियर है? हाँ सर। लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हम गवर्नमेंट को बोलता हम 11 लाख रुपीस कमाता है ईयरली, मेरा बिजनेस या जॉब से या सैलरी से कहीं से भी टोटल इनकम 11 लाख आता है, 11 लाख। आप हमको समझाओ अब कैसे ब्रेकअप होता। सर पहले वो 25,000 पे 2,50,000 पे कुछ देना नहीं होता। वेरी गुड। फिर बचा हम तो 11 लाख तक है ना बेटा। हाँ, तो यानी 250 से 5 लाख तक पहले 5 जो 5% लग जाता 2.5 लाख पे % देना होता, और जो बाकी बचता उसको हम लोग को 20% नहीं बेटा, मेरा 11 लाख इनकम, अभी भी 5 लाख से 10 लाख वाला पे 20 लगेगा ना, तो नेक्स्ट 5 लाख पे 20 लगता मेरे को, और जो 1 लाख बच गया उस पे 30%। आप स्लैब ठीक से समझो रिया प्रिया। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख 20% है, तो 10 लाख से भी ऊपर कमा रहे हैं हम तो 10 लाख से जो ऊपर कमाता है उसको 30% लगता है। 4 रेट है ना, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%।
सर इसको डायरेक्टली मतलब नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट टैक्स लेगा ना बेटा, बहुत टैक्स हो जाएगा मेरे ऊपर। गवर्नमेंट हमको बर्डन नहीं कर सकता एज ए कॉमन पीपल टैक्स से। गवर्नमेंट मेरे पे प्रेशर नहीं बढ़ा सकता, बर्डन नहीं डाल सकता। तो गवर्नमेंट क्या करता है, तोड़ तोड़ के टैक्स लेता है ताकि टैक्स कम लगे। तो मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, सुनो मेरा दोबारा एग्जांपल, हम 11 लाख रुपीस कमा रहे ईयरली। गवर्नमेंट मेरे को बोलता है पहले 2.5 लाख पे नहीं लोगे, अब 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, मतलब 2.5 लाख के ऊपर 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख, हम तो 10 लाख भी पार किए है ना। हाँ, तो 5 लाख से 10 लाख पे 20% है ना, मतलब 5 लाख से 10 लाख तक कितना वैल्यू हुआ, 5 लाख, और तो उस 5 लाख पे 20% लगेगा। और अभी भी हम 10 लाख से ऊपर कितना कमा रहे हैं, और 1 लाख, और हाँ तो 1 लाख पे 30%, 30%। यानी मेरा आता 12,500, वहां पे आता 1,12,500 और 30,000, 1,42,500 मेरे को टैक्स देना पड़ता। समझे, हम 11 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो हमको 1,42,500 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है ये? हाँ सर, अब क्लियर है। हाँ, अब देखो, अगर हम अबव 60 ईयर का होता, मतलब मेरा एज, हम सीनियर सिटीजन होता ना, 60 ईयर के ऊपर मतलब सीनियर सिटीजन। हाँ, अगर हम सीनियर सिटीजन होगा तो गवर्नमेंट बोलता है जाओ 3 लाख तक माफ किया, बाकी स्लैब रेट वही रख दिया। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर तो 30%। मतलब सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट और एक्स्ट्रा 50,000 का छूट दे दिया, 3 लाख तक टैक्स माफ कर दिया। ठीक है। अच्छा, और लास्ट अगर हम 80 ईयर से भी ऊपर है तो सुपर सीनियर सिटीजन है तो गवर्नमेंट बोला 5 लाख तक मिल, मतलब 5 लाख तक हमसे गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% लेगा और 10 लाख से ऊपर 30% लेगा। क्लियर है? हाँ सर। हम लोग पर्सन का डेफिनेशन में बेटा इंडिविजुअल पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े थे, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, ये सब पढ़े ना। हाँ सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखा है नोट में, कोई NRI अगर है, कोई HUF अगर है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उन लोगों के ऊपर बिलो 60 वाला ही रेट लगेगा। क्यों सर? इन लोगों को गवर्नमेंट बिलो 60 में रखा। HUF का कोई एज नहीं हो सकता ना। हाँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी क्लब का कोई एज पे टैक्स लग सकता है क्या? नहीं। इन सर, लोगों पर के, हाँ बोलो, एक इंसान है ना। क्या हुआ, वापस बोलो। सर, NRI तो एक इंसान है ना। अरे NRI इंसान है, लेकिन गवर्नमेंट बोला कि तुम NRI है, हम लोग तुमको नॉर्मल में ही रखेंगे, हम लोग तुम्हारे ऊपर ये बिलो अबव 60 और 80 वाला तुमको छूट नहीं मिलेगा, तुमको 2.5 लाख तक का छूट देंगे, उससे ज्यादा हम लोग छूट नहीं देंगे। तुम फॉरेन में कमाते हो, मतलब बहुत कमाते हो। गवर्नमेंट रूल बनाया, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब ये जो सरचार्ज वाला नीचे लिखा है, एक बार इसको इग्नोर करो। अब देखो और कौन सा पर्सन बच गया, अभी भी पार्टनरशिप फर्म बच गया, लोकल अथॉरिटी बच गया और कंपनी बच गया। 3% बच गए ना। देखो इंडिविजुअल के लिए 3 स्लैब है, HUF आर्टिफिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो लोग के लिए भी स्लैब नंबर 1 है। अभी भी 3 इंसान बच गए पर्सन का डेफिनेशन के हिसाब से, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी और कंपनी। इनको बोला तुम लोगों को कोई स्लैब नहीं मिलेगा। तुम अगर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो, तुम अगर कंपनी चला रहे हो, तुमको सीधा सीधी 30% टैक्स देना पड़ेगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट के ऊपर। समझे मेरा बात? तुम अगर, हेलो वॉइस आ रहे, तुम अगर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो, लोकल अथॉरिटी चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो, तो तुमको तुम्हारे नेट प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तुमको कोई स्लैब छूट वूट नहीं मिलेगी।
सर वो कुछ भी कमाता हो तो डायरेक्ट 30 पे देगा कोई, मतलब वो जैसा ब्रेकअप पे बोले नहीं वो नहीं, उसको कोई ब्रेकअप नहीं मिलेगा। कारण बोले, क्योंकि बेटा आप सैलरी कमाते हो, आपको पूरा सैलरी पे टैक्स ले रहे हैं ना, हाँ, इसीलिए आपको ब्रेकअप दिया। लेकिन बिजनेस जब नेट प्रॉफिट निकालता है तो सारा एक्सपेंस माइनस करके निकालता है ना। हाँ, आप पीएल बनाते हो, नेट प्रॉफिट निकालते हो, सारा एक्सपेंडिचर माइनस कर लेते हो, हाँ, तो अब आपको स्लैब क्यों चाहिए? देखो सैलरी वाला आदमी बोलेगा कि तुम मेरा पूरा सैलरी पे टैक्स ले लोगे तो हम खाएगा क्या? तो गवर्नमेंट बोला ठीक है तुमको 2.5 लाख तक माफ किए। लेकिन बिजनेस वाला, इंडिविजुअल बिजनेस चला रहे हो ना आप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो आपको स्लैब रेट मिलेगा। लेकिन आप पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो, तो आपको कोई स्लैब रेट नहीं मिलेगा। आपको सीधा सीधी अपने नेट प्रॉफिट पे 30% देना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ, इसमें एक आखिरी बात, अगर आप पार्टनरशिप फर्म या कंपनी चला रहे हो और 1 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हो, 1 करोड़ से भी ज्यादा, तो आपको एक एक्स्ट्रा 12% और देना पड़ेगा। बात समझे? 30% प्लस 12%? नहीं, देखो 30% तो मान लो मेरा इनकम 1 करोड़ 10 लाख है, मेरा नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 10 लाख है। ठीक है? 1 करोड़ 10 लाख पे मेरा टैक्स कितना बनेगा? 30%। हाँ, 30 लाख प्लस 3 लाख, 33 लाख मेरा टैक्स बनेगा। उस 33 लाख का हमको 12% सरचार्ज देना पड़ेगा। 33 लाख पे और 12%, मतलब 33 लाख का 12% कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? सर मतलब 30% तो देना ही है उसको। हाँ, उसके ऊपर 30% तो दे रही है। मेरा इनकम कितना है पार्टनरशिप बिजनेस से या कंपनी बिजनेस से? 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ से ऊपर है, मैं समझ गया 1 करोड़ 10 लाख है, तो 1 करोड़ 10 लाख पे हमको 30% तो टैक्स कैलकुलेट करना पड़ा पहले। नेट प्रॉफिट है मेरे 1 करोड़ 10 लाख, सेल नहीं है बेटा, नेट प्रॉफिट। ठीक? हाँ, अब उस पे 30% कितना होगा? 33 लाख। हाँ, अब उस 33 लाख पे हमको 12% सेस देना पड़ेगा, सरचार्ज। ठीक है? तो 33 लाख का 12% कितना आएगा? रुको कैलकुलेट करते हैं, 1 सेकेंड। 33 लाख का 12% आएगा आपका 3,96,000। तो ये हो गया 36,96,000 हमको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, और 4% एजुकेशन सेस देना पड़ता है। ये जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई होता है ना, हाँ सर। हम लोग सोचते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल का फीस तो कितना कम है, हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा कौन बियर करता है? गवर्नमेंट। हाँ, वो गवर्नमेंट हमारे लोगों के पॉकेट से वसूल कर लेते हैं एजुकेशन सेस के नाम पे 4%। तो इसका और 4%, 36,96,000 का और 4%, 1,47,840 ये भी देना पड़ेगा। सेस सबको देना पड़ता है। आप जो इनकम टैक्स दोगे ना स्लैब रेट के हिसाब से, हाँ सर। उस पर भी 4% सेस देना पड़ता है हम लोग को। मतलब हम लोग गवर्नमेंट को 4% अपना इनकम टैक्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट को हम टैक्स जमा दे रहे हैं ना, टैक्स, उस टैक्स पे और 4% कैलकुलेट करके जमा करना पड़ता है। गवर्नमेंट उस पैसा को पढ़ाई लिखाई में खर्चा करती है। सोचो इंडिया में कितना रकम का टैक्स है। एक आदमी 1 करोड़ 10 लाख कमाया, वो 40 लाख तो गवर्नमेंट को ही दे दिया, है ना? यही तो हुआ। 33 लाख पहले बेचारे का टैक्स बन गया, 12% उस पर सेस लग गया, और सरचार्ज लग गया, और 4% उस पर फिर सेस भी लग गया। तो बेचारा 38,43,840 टैक्स दिया। 1 करोड़ 10 लाख कमाया, उसमें से 38 लाख गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, चलो आखिरी बात पे आते हैं। वैसे ही कंपनी का भी हम बोला आपको टैक्स रेट कितना है? 30%। सरचार्ज 1 करोड़ तक तो नहीं ले, जैसे पार्टनरशिप में था 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगता। मतलब अगर हम 80 लाख कमा रहे तो हमको सरचार्ज नहीं देना है, सिर्फ टैक्स और उस पर सेस, दो ही चीज देना है। ठीक है? लेकिन हम 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं तो सरचार्ज भी लग रहा है।
तो कंपनी में क्या नियम है, अगर हम 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक कमा रहे हैं तो 7% सरचार्ज है, 10 करोड़ से ज्यादा कमाए तो 12% सरचार्ज है, और सेस सब में 4% है। ठीक है, हाँ सर। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे आज के। रिबेट क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े बेटा कि 2.5 लाख के ऊपर सर हमको टैक्स देना ही पड़ता है, इंडिविजुअल पीपल के लिए बात हो रही है। पढ़े कि 2.5 लाख तक सर कमाते हैं तो टैक्स नहीं लेंगे आप हमसे, हम 2.5 लाख के ऊपर कमाएंगे तो आप हमसे टैक्स लेंगे। हाँ। लेकिन बेटा गवर्नमेंट बोला जो आदमी 5 लाख तक कमा रहे हैं, जो आदमी 5 लाख तक कमा रहे हैं उसको हम 12,500 रुपया का टैक्स डायरेक्ट माफ कर देंगे। आप घुमा के एक चीज पकड़ो, अगर एक बात सोचो रिया प्रिया, एग्जैक्टली अगर हम 5 लाख रुपीज कमाते हैं, एग्जैक्टली 5 लाख, तो मेरा इनकम टैक्स कितना आएगा? 12,500 ना। अभी तो कैलकुलेट किए थे 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, वो गवर्नमेंट माफ कर देगा। तो फिर सर तो वो घुमा के ले रहा हाँ है। नहीं, आपसे इधर में कैलकुलेट करवाया, मान लो मेरा इनकम 5 लाख आता है बेटा, तो गवर्नमेंट मेरे को बोलेगा तुम कैलकुलेट करो, तुम्हारा मेरा इनकम सपोज करो 4,90,000 आता है, मतलब 5 लाख के अंदर अंदर, तो गवर्नमेंट हमको बोला तुम अपना टैक्स कैलकुलेट करके बताओ तुम्हारा कितना होता है। हम बोले 2.5 लाख तक तो नील, उसके बाद बचा 2,40,000, उस 2,40,000 पे 5% 12,000 रुपये टैक्स होता है मेरा। गवर्नमेंट बोलेगा जाओ माफ किए, 12,500 तक का टैक्स माफ है तुम्हारा। मतलब कैलकुलेट करवाया हमसे, डिटेल चेकिंग करवाया और फिर माफ कर दिया। मतलब इंडिया में 5 लाख तक तुम कमाओ तुमको टैक्स नहीं देना, अगर तुम इंडिविजुअल हो तो तुमको 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ रहा है घुमा फिरा के। तो ठीक है, तो एक बात सोचो, इंडिया में कॉमन आदमी 5 लाख ही कमाता ही है। सर वो जो 5 लाख कमा रहा है, वो जो आप बोले कि 4% टैक्स अमाउंट, वो भी तो गवर्नमेंट लेगा या फिर माफ कर देगा? नहीं, सब माफ कर देगा। वो 4% तभी लेगा बेटा जब तुम टैक्स दे रहे हो। मान लो 5,02,000 रुपया कमाते हैं, 5,02,000, तो मेरे को ये छूट नहीं मिलेगा। हाँ। तब मेरा टैक्स कितना बनेगा? 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, और 2,000 के ऊपर 20%, 400 रुपया, और 12,500 प्लस 400, हम गवर्नमेंट को 12,900 रुपए टैक्स देने जाएंगे। गवर्नमेंट बोलेगा हम तुमसे खाली 12,900 नहीं लेंगे, उस पर 4% और दो, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, तो 516 रुपया और बनेगा। तो 12,900 प्लस 516 रुपया गवर्नमेंट मेरे से लेगा, मतलब 13,416 लेगा। अगर हम 5,02,000 रुपया कमाते हैं तो 13,416 रुपीज गवर्नमेंट मेरे से ले लेगा। क्लियर है ये? हाँ बोलो। माइनस देगा ना, क्या करेगा? आप बोले ना कि 12,500 माइनस, हाँ? वो बेटा तभी माइनस होता है जब हम 5 लाख तक कमाता। अगर हम 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो ये छूट मेरे को नहीं मिलेगा। हम 5 लाख 1 रुपया भी कमा रहे हैं ना, 5 लाख 1 रुपया, तो भी ये मेरे को छूट नहीं मिलेगा 12,500। जो आदमी एग्जैक्टली 5 लाख या उससे अंदर अंदर कमा रहे हैं उसी को ये छूट मिलेगा। सोचो कोई आदमी अगर बेचारा का 5,02,000 सैलरी हो जाए, बोले साला क्यों हमको 2,000 बेसी दिया, हम तो फंस गया, अब तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। सोचो अगर हम 2,000 सैलरी बेसी कमा रहे हैं, मान लो आप 5 लाख सैलरी कमाते हो और हम 5,02,000 कमाते हैं, आपको 0 टैक्स देना है, मेरे को 13,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। 2,000 रुपया आपसे ज्यादा कमाने के लिए हमको 13,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, 13,416 रुपया सिर्फ 2,000 ज्यादा कमाने के लिए। कि कैसा सिस्टम है? इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तो टैक्सेशन का पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए जब बिजनेस करता है कोई आदमी, वरना क्या होता है ना, हमेशा उसको सीए वगैरह पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसीलिए हम आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इतना डिस्कस करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आज का आखिरी टॉपिक पे आते हैं। अब देखो होता क्या है, कैलकुलेशन का ये फॉर्मेट कैसे बनता है। हम ये 5 हेड से इनकम कमाया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उसको जोड़ लिया। 5 हेड से जो इनकम है उसको जोड़ा, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम मेरा। अब उसमें अगर हम LIC में पैसा लगाते हैं ना, हम लोग मेडिक्लेम करवाते हैं, LIC करवाते हैं, कहीं पर डोनेशन देते हैं,
बहुत जन करता है ये सब काम। LIC इंश्योरेंस ले लेता है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, कोई आदमी मेडिक्लेम करवा लिया तो मेडिक्लेम का प्रीमियम दे रहे हैं, कोई आदमी अपना प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोल के रखा है वहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, कोई आदमी अपने पढ़ाई के लिए लोन लिया है वहाँ इंटरेस्ट चुका रहे हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारा जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट आपको वहाँ पर भी छूट देता है, वो सेक्शन 80 का डिडक्शन बोलते हैं उसको। तो मान लो हम LIC में लगा रखा है, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, हम मेडिक्लेम लेके रखा है, हम कहीं पे डोनेशन करके आए हैं, वो नियम है पूरा, वो चैप्टर है पूरा एक, ठीक है। तो हम वो सब जगह अगर पैसा लगाते हैं ना तो गवर्नमेंट हमको माफ़ कर देगा। आप अच्छा काम में पैसा लगा रहे हो ना तो गवर्नमेंट आपको वो भी माफ़ कर देगा। तो मान लो मेरा 5 हेड का इनकम जोड़ के 7 लाख रुपया है, ठीक है। मान लो हम एक जगह जॉब करते हैं, मेरे को सैलरी मिला 3 लाख, ठीक है। हम मान लो, हेलो वॉइस आ रहा है? हाँ सर। हाँ, मान लो हम एक जगह जॉब कर, हमको सैलरी मिला 3 लाख रुपया, हम एक घर भाड़ा पे लगा रखे, वहां से हमको 50,000 का भाड़ा आता है साल का, तो 3.5 लाख मेरा इनकम हो गया। हम एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता है जहां से हमको 1 लाख का कमाई होता है नेट प्रॉफिट, 4.5 लाख हो गया। हम इस साल एक लैंड बेचा जहाँ पे हमको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, मेरा 5 लाख इनकम हो गया, और मेरे को ये अदर इनकम मिला के भी 2 लाख रुपए का कमाई हुआ, तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया? 7 लाख रुपीज। मान लो हम अपना मेडिक्लेम फेडिक्लेम सब करा के 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो गवर्नमेंट हमको बोलेगा जाओ वो 1 लाख माइनस कर लो, तो बचा 6 लाख। अब उस 6 लाख पे हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, हमको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो 6 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा। और मान लो यही मेरा 5 हेड इनकम जोड़ के 6 लाख आता, ठीक है, और हम 1 लाख रुपया मेडिक्लेम फेडिक्लेम में डाल दिया, तो मेरा इनकम कितना हो गया? 5 लाख। हमको पूरा रिबेट मिल जाता, हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा। तो ऐसे हेड कैलकुलेट होते हैं, 5 हेड से इनकम जोड़ते हैं। गवर्नमेंट बोला जहां जहां इन्वेस्टमेंट किए वो माइनस करो, पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अपने 80s का, बोलते हैं चैप्टर 6A बोलते हैं उसको, चैप्टर 6A या सेक्शन में बोलते हैं उसको 80s का डिडक्शन। तो वो 80s का डिडक्शन माइनस करते हैं, मेरा आ जाता है टोटल इनकम। अगर अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, अगर हमको रिबेट मिलना है तो रिबेट मिलेगा, नहीं तो जो टैक्स कैलकुलेट किए उस पर वो 4% सेस जोड़े और गवर्नमेंट को जमा कर दिए, ठीक है। हाँ सर। ये जितना एग्जाम्पल बेटा अभी आपको सिखाया ना, ओरली अपने जितना एग्जाम्पल का बात किए थे, मेरा नोट्स में देखो एक एक करके पूरा दिया हुआ है। हम आपको 7 केस दिया है बेटा, यहाँ पे देखो। एक आदमी का इनकम 2,25,000 है तो क्या होगा, एक आदमी का इनकम 3 लाख, इसका एज है 52 ईयर्स। ये एग्जाम्पल आप घर में देखोगे, पूरा सॉल्व किया हुआ इस पेज में, हम अभी PDF शेयर करेगा, ठीक है। देखो हम आपको 7 अलग अलग एग्जाम्पल दिया प्रैक्टिस के लिए कि एक आदमी का इनकम 2,25,000 है तो उसका टैक्स कैसे निकलेगा अगर उसका एज 52 ईयर्स है। अगर उसका 3,30,000 इनकम है तो क्या होगा, 5 लाख इनकम है तो क्या होगा, 5,10,000 इनकम है तो क्या होगा, 9,80,000 इनकम है तो क्या होगा, 11 लाख इनकम है तो क्या होगा, 60 लाख उसका इनकम है तो क्या होगा। हम ये पूरा एक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिया है यहाँ पे, आप इसको गो थ्रू करना, नहीं समझ में आएगा तो हमें। ओके सर। और यहाँ पर भी हम आपको, अच्छा वो 7वां एग्जाम्पल इस पेज में सॉल्व किए, एक सेकेंड, हाँ। और ये फॉर्मेट यहाँ पे दोबारा दिखाया अच्छे से साफ करके, वहाँ पे थोड़ा सा काटापट्टी हो गया था। देखो 5वां हेड लिखा, डिडक्शन लिखा, टैक्सेबल इनकम आया, रिबेट माइनस किया, सरचार्ज ऐड किया, सेस ऐड किया, टैक्स आ गया मेरा, गवर्नमेंट को हम उतना टैक्स जमा कर देंगे। ये फॉर्मेट हम दोबारा ड्रॉ किया जो पिछला पेज में भी हम लोग देखे थे, और 7 एग्जाम्पल हम सॉल्व किए, वो 7 एग्जाम्पल आपको गो थ्रू करना है। इस PDF में 7 एग्जाम्पल सॉल्व है।